दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दिनेश अपने दोनों बच्चों को बहुत देर से एक ही बात बार बार बोलना सिखा रहा था, लेकिन उसके बेटे को थोड़ी परेशानी हो रही थी। बेटा, एक बार फिर बोलो। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनेश ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाए थे ताकि उसके पिताजी अपने पोता पोती के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परवरिश में पले बड़े दिनेश के दोनों बच्चे हिंदी भाषा समझते तो थे, पर बोलने में अटक जाते थे। दिनेश के पिता नागपुर से अपने बेटे दिनेश से मिलने अमेरिका साल 2 साल में चले आया करते थे, लेकिन उनका मन बहुत ही कम लगता था। दिनेश ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। दिनेश के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ आता था। नागपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर दिनेश की पत्नी और उसके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनका रहन सहन दिनेश के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। दिनेश ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर रखी थी। दिनेश की बेटी जिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। दिनेश की पत्नी भी अपने ससुर को खुश करने के लिए बहुत जतन करती थी, पर मुश्किल इतनी सी थी कि दिनेश के पिता को अपनी बहू की कोई बात भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही दिनेश और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही दिनेश के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने के तरीके मुझे ना बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चौंचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। दिनेश और उसके परिवार को उनका ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 13 साल की जिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ दादू? साहिर जिया से 2 साल बड़ा था। अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। दिनेश के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत भला बुरा सुना दिया। अपने बच्चों के साथ दिनेश अपने कमरे में चला गया। दिनेश की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और दिनेश के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से दिनेश दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने ये सब कभी नहीं देखा और न ही कभी किया है, इसलिए उनको ये पसंद नहीं। पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गए? जिया ने दिनेश से सवाल किया। दिनेश ने जिया से कहा, वो अपसेट नहीं है। तभी दिनेश की पत्नी एनी बोली, ही इज़ नॉट अपसेट, ही इज़ मैड। वो पागल है। साहिर, जिया और एनी तीनों ठेका लगाकर हंस पड़े। दिनेश एनी की इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। दिनेश को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव सा था। दिनेश के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला ये कोई देश है जहाँ अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में ना कोई संस्कार है और ना अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक दिनेश से न जाने कितनी बार बोला कि नागपुर में परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है। वहाँ रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे दिनेश के पिता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी।
वो एक भारतीय महिला थी। काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था, पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बहू अमेरिकन थी, उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की माँ को घर से निकाल दिया था। अपना गुजारा करने के लिए वहाँ रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। दिनेश के घर में वो 2 साल से काम करती थी। जब वो दिनेश के घर काम करने आती तो उस बीच दिनेश के पिता का समय अच्छी तरह से पार हो जाता था। उर्मिला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? दिनेश के पिता ने काम करने वाली उर्मिला से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती? पुणे की जितनी जमीन जायदाद थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहाँ चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती? मेरा बेटा दिनेश का अच्छा दोस्त था तो वो मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ इधर। दिनेश के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं, मैं सबके घर यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी दिनेश के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछ लेती। दिनेश के पिता उसकी कहानी को सुनकर घबरा जाते थे और अपने आप से कहते कि मैं भी जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि दिनेश क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। उर्मिला काम में व्यस्त हो गई और दिनेश के पिता अपने ही ऊहापोह में दिमाग घुमाते रहे। उर्मिला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बना के आवाज लगाई। साहब, आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैंने आज वही बनाई है। जिया और साहिर भी आने ही वाले थे, लेकिन दिनेश के पिता कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए उर्मिला की आवाज़ सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, हाउ आर यू? साहिल और जिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर दिनेश के पिता ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा उचकाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उर्मिला ने दोनों बच्चों से कहा, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। दिनेश के पिता ने उर्मिला से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा देखो कहाँ रख दिया है मैंने। उर्मिला ने कहा, वो तो मैंने जिया के कमरे में देखा था। दिनेश के पिता खाना खाकर जिया के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, वैसे ही जिया उन पर चीख पड़ी, बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइड, बाहर निकलो। देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटा दे। जिया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, न जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। दिनेश के पिता अपनी पोती की इस हरकत से सकते में आ गए, निस्तल मौन हो गए, अवाक रह गए कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। जिया इतनी तेज चीखी थी कि उर्मिला और साहिर भी जिया के कमरे में आ गए। दिनेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो डगमगाते कदमों से जिया के कमरे से निकल आए। उर्मिला ने उनका चश्मा जिया के कमरे से उठाया और दिनेश के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, ये अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब और क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी स्कूल से आई है, थक गई होगी इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम करिए। ठहरो उर्मिला, दिनेश के पिता ने उर्मिला को रोकते हुए कहा। दिनेश के पिता ने अपने सूटकेस में अपना सामान रखा और उर्मिला से कहा, अब चलो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? उर्मिला ने दिनेश के पिता की तरफ देखते हुए कहा। जिया और साहिर भी वहीं खड़े थे।
जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन साहब, दिनेश और उसकी पत्नी को तो आने दीजिए। उर्मिला ने फिर से दिनेश के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं, या मैं ही उठा लूं? अरे इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रुक लूंगा और 2-4 दिन में नागपुर चला जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब दिनेश आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। दिनेश के पिता और उर्मिला दोनों घर से निकल गए। जिया और साहिर उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट ए लव स्टोरी। दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। सेठ यार, उर्मिला ने दिनेश के पिता का अपने घर में बहुत अच्छा स्वागत किया। दिनेश के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने उर्मिला से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर नागपुर ही चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको भी एक सहारा। उर्मिला दिनेश के पिता की इस बात पर निस्तल मौन हो गई। जब दिनेश के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई, कोई जवाब नहीं दिया अब तक। उर्मिला बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास में ही है। अगर मैं पुणे या आपके साथ नागपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट कर दफन हो जाएगी। दिनेश के पिता ने उर्मिला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर उर्मिला किचन की तरफ बढ़ गई और दिनेश के पिता न जाने किन ख्यालों में खो गए। दिनेश और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो दिनेश की बेटी जिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि दिनेश की पत्नी आग बबूला हो गई। जिया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़खानी करने की कोशिश की। दिनेश बेटी की ये बात सुनकर निस्थल मौन हो गया, लेकिन बेटी की इस बात से दिनेश बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पर ही शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। साहिर ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चला गया। दिनेश तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ साहिर पर उठाना चाहा, वैसे ही दिनेश की अंग्रेज पत्नी ने दिनेश के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपने पिता को देखते नहीं, मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड योर हैंड, मेरा डॉटर एंड सन कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो दिनेश कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब उर्मिला, दिनेश एवं अन्य घरों में खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगी तो दिनेश के पिता ने उर्मिला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन उर्मिला के घर रह सकता हूँ ना। उर्मिला अवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उर्मिला ने रोते हुए दिनेश के पिता से कहा, मेरा तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समुंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर उर्मिला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी दिनेश वहां आ गया। अपने पिता की बाहों में उर्मिला को देखकर वो बिना सच जाने ही वहां से चला गया। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं, क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। पूरा दिन गुजर गया। उर्मिला आज घर से बाहर ही नहीं निकली। दिनेश के पिता नहीं चाहते थे कि उर्मिला किसी के घर काम करने जाए। उर्मिला ने कहा भी, कम से कम दिनेश के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे, या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे सबको, अकल ठिकाने लग जाएगी।
अभी दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि उर्मिला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो दिनेश फ़ोन कर रहा था। हाँ दिनेश बेटा, कैसे हो तुम? उर्मिला ने दिनेश से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रही हो इस उम्र में वो ठीक नहीं है। उर्मिला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। दिनेश बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। उर्मिला की आंखों से आंसू आ गए। दिनेश के पिता दिनेश की सब बातें सुन रहे थे और उन्होंने उर्मिला के हाथ से मोबाइल लिया और दिनेश पर विफरने लगे। क्या बक रहा है? बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ साले, नालायक, अंग्रेजन बीबी के गुलाम। तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर और शर्मिला बहन पर शक कर रहा है। जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लग गया तू, अपने सारे संस्कार ही भूल गया। तुझ जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है मैं उर्मिला बहन के घर रह लूँगा। अगर आज के बाद कभी उर्मिला बहन पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश अपने पिता की बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाया और फ़ोन काट दिया। दिनेश की आंख खुल गई। अभी तक वो अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द उर्मिला बहन ही गूंज रहा था। दिनेश अपने घर बीबी बच्चों के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी, मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मैड नहीं आएगी? दिनेश के बेटे साहिर ने अपने पिता से पूछा। दिनेश ने कहा, आज वो नहीं आएगी। तब तक दिनेश की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अभी तक वो खाना पकाने नहीं आया। डैडी, उस मैड अभी अपने घर में नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। देखो, अभी तक डिनर रेडी नहीं है, मुझे तेज भूख लगा है। तभी दिनेश बोला, भूख लगा है तो जाकर आग भर ले मुंह में। तभी दिनेश की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही दिनेश की जुबान बंद हो गई। दिनेश की पत्नी ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है, नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया। तुम इंडियन सब ऐसा ही होता है। जैसे ही दिनेश ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। जस्ट शट अप, मेरा फादर है वो, उसके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दिनेश की पत्नी बोली, यू शट अप, अगर तुमको भी अपना डैडी के साथ जाना है तो जाओ, मेरे बच्चों से कायदे में बात करो। पत्नी की कड़क आवाज ने एक बार फिर से दिनेश की जुबान पर ताला लगा दिया। दिनेश दो राहें पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार से बंधा, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। दिनेश की पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मांगता है तो उर्मिला इधर नहीं रहेगा, वो लंच और डिनर बना के अपने घर जाएगा। दिनेश ने कहा, भला उर्मिला आंटी यहाँ क्यों रहेंगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वो पहले इधर आती थी वैसे ही अब काम करने ही आएगी। तभी दिनेश की बेटी बोली, मम्मी, वो ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे पसंद नहीं, उसका आइज मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम नॉक नहीं किया और अंदर घुस आया। मैं कपड़ा बदल रहा था। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 13 साल की दिनेश की बेटी से दिनेश को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दादा के लिए इस तरह से बात करेगी। दिनेश ने अपनी बेटी से कहा,
ही इज़ माई फादर। जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वो भी मेरे पापा हैं। दिनेश ने किसी तरह से बेटी को भी समझा लिया और चारों लोग उर्मिला जी के घर पहुंच गए। उर्मिला दिनेश के पिता के सिर की मालिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ थी और दिनेश के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीठ करके ही था जिस पर वो बैठे थे। उर्मिला कुर्सी के पीछे खड़ी थी और दिनेश के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। उर्मिला तेल की कटोरी से अपने हाथ में तेल लेने के लिए दिनेश के पिता की तरफ झुकी ही तभी दिनेश, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे। तभी दिनेश की बेटी ने कहा, हेलो उर्मिला आंटी, हाउ इज योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? उर्मिला हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? उर्मिला ने दिनेश की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। उर्मिला कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती थी। दिनेश की पत्नी ने उर्मिला को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी ठीक तो बोल रही है। तुमको नहीं पता कि तुम्हारा लव स्टोरी कैसे चल रहा है इस ओल्ड मैन के साथ? उर्मिला ने पास में रखे तौलिए से अपने हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। दिनेश के पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चांटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। दिनेश की पत्नी ने जब देखा कि वो दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठाने जा रहे हैं तो उसने दिनेश के पिता को जोरदार धक्का मार दिया। दिनेश के पिता कुर्सी से टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। दिनेश के पिता का सिर फट गया था। माथा फूटते ही खून की धार सिर से टपककर गाल पर आ गई थी। दिनेश ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। दिनेश की सारी प्लानिंग चूर चूर हो गई थी। दिनेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। उर्मिला ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई में डिटॉल डालकर दिनेश के पिता के माथे पर लगी चोट पर चिपका दिया। दिनेश के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे दिनेश, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझता था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दानगी पर शक हो रहा है। दिनेश चुप रहा। उर्मिला बोली, इसमें दिनेश की क्या गलती है? आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया और आप जानते हैं आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज की नाव है तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं है और उसके बच्चों में भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं हैं कि पोते पोतियां आपके हुक्म से चलेंगे। ये अमेरिका है, यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे? दिनेश बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता को भी देखना है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, ये तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और इसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हैं? दिनेश की आंखें नम हो गई और वो वहाँ से चला गया। दिनेश पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि दिनेश पर क्या बीत रही है। उर्मिला के काफ़ी समझाने के बाद भी दिनेश के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटरी नहीं खाती थी। दिनेश की माँ ही थी जो उनको समझाती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज उर्मिला ने सोचा, शायद कहीं ये कड़वाहट मेरी वजह से तो नहीं पनप रही। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं, क्योंकि दिनेश की बेटी उम्र में ज़रूर छोटी है लेकिन उसके ख्यालात
किसी ओल्ड महिला जैसे ही हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं, हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे भी वहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा भला ना कहे। इतनी बात कहने में उर्मिला के दिल पर क्या गुजरी होगी ये वही जानती है। वो आज तक दिनेश के पिता में एक भाई ही देखती थी। दिनेश के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वो उर्मिला की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो उर्मिला, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझाती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। उर्मिला रो पड़ी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप ये घर छोड़कर जाओ? मैं तो ये कह रही हूँ यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं और सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। दिनेश आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है। अगर आप दिनेश को खुद से इस तरह दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी जो कि ऊपर वाले के घर में है वो क्या सोचेगी? वो माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वो जिंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि दिनेश को अपना लीजिए। वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। दिनेश के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो भली भांति जानते थे। उर्मिला की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे थे। दिनेश के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और उर्मिला को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी करी और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब उर्मिला सोकर उठी तो दिनेश के पिता घर में नहीं थे। उर्मिला ने सोचा शायद मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे। 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो उर्मिला उनके कमरे में गई। दिनेश के पिता का बैग वहाँ नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान। उर्मिला घबरा गई। उसने दिनेश को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं किधर निकल गए, उनका कोई पता नहीं है। दिनेश ने जब ये बात सुनी तो तुरंत उर्मिला की घर की तरफ आ गया। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वो कितने बजे गए? दिनेश ने एक ही साथ कई सवाल उर्मिला से कर दिए। उर्मिला ने बताया, मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे। लेकिन 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो मैंने तुमको फ़ोन किया। दिनेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। न जाने भाई किधर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया वापस चले गए हो? दिनेश ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आंटी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। दिनेश ने पुलिस को फ़ोन किया और पिता के गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी। शाम के 4 बजे पुलिस दिनेश के पिता को लेकर दिनेश के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। दिनेश के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मुझे मारा था, इसलिए बिना बताए ही घर से निकलकर एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को ही इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस ना पहुंच जाती।
पुलिस ने दिनेश की पत्नी से पूछताछ की तो वो साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। उर्मिला वहीं खड़ी थी। दिनेश के पिता ने अपने बेटे से कहा, तू बता, तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर चोट लगी है, वो कैसे लगी? दिनेश कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। दिनेश की बेटी आगे आकर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था क्योंकि वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। उस दिन बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर दिनेश उसकी तरफ हाथ उठा दिया। पुलिस ने दिनेश का हाथ पकड़ लिया। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। दिनेश की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरा दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मोम को ये सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। बस इतना सा बोला है, अगर मेरा या मेरी मोम कहीं से भी राग है तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और इस मेड को अरेस्ट करिए। अगर ये दादू हमारे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेंगे। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अरेस्ट हिम। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके सब अवाक हो गए। पुलिस ने दिनेश के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गई। दिनेश कुछ भी ना कर सका। उर्मिला ने दिनेश और उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, थू, धिक्कार है दिनेश तुझ पे और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे दिनेश, डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। लानत है ऐसी घटिया औलाद पर। दिनेश की बेटी उर्मिला को देखकर हंस रही थी। ए ही ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाने का है तो बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती हूँ मैं। दिनेश ने उर्मिला के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। उर्मिला ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर की तरफ आने लगी। दिनेश ने उर्मिला के दोनों कंधे पकड़े और उर्मिला के साथ साथ चलने लगा। दिनेश ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों को तसल्ली, अब रहो तुम लोग। मैं भी चला यहाँ से, कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट, दिनेश की पत्नी ने दिनेश से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। दिनेश उर्मिला के घर आ गया। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। आप तो सब जानती है कि मेरी पत्नी कितनी बुरी है। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए। मुझे अपना बेटा समझिए। मैं पापा को छुड़वा कर लाता हूँ। अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूँगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया उनके साथ चला जाऊँगा। छोड़ दूँगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। उर्मिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी। दिनेश तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। दिनेश पुलिस स्टेशन जब पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। दिनेश ने उनकी जमानत करवाई और उनको लेकर उर्मिला के घर आ गया। दिनेश के पिता ने उससे कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरी वजह से तुमको और दिनेश को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी निकल गई। इसकी माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, मेरा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए कहा, तुम देख रही हो ना अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वो अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं और लॉकअप में बंद हूं। आज तुम्हारे बेटे ने वो भी पूरी करा दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकती। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, आप ऐसी बातें भला क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप दिनेश के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। दिनेश का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ।
आप देखिए ना दिनेश कितना परेशान है। कमी दिनेश में नहीं है बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी कोई दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की, वो भी एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया है। आप चाहते हैं कि दिनेश इस सब ड्रामे की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे। दिनेश चुपचाप खड़ा रहा। दिनेश के पिता बोले, मैं फ़िलहाल भारत जाऊंगा क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती मुझ पे ही गलत इल्ज़ाम लगाए, ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। पापा आप परेशान ना होइए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको उस घर में ले जाना नहीं चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं आपके साथ ही चलूँगा। इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं भी अब आपके साथ ही इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो आप हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक दिनेश की बेटी का फ़ोन गया कि मम्मी फिसल गई है, पापा जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सिर में चोट लगने की वजह से बहुत ब्लड निकल गया है। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है। आप जल्दी से घर आ जाओ, पापा आप जल्दी आ जाओ। इतना कहने के बाद वो तेज़ तेज़ रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वो घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। उर्मिला ने कहा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से घर चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। और दिनेश के पिता को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो भी दिनेश के साथ चल दिए। दिनेश की पत्नी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। दिनेश, उर्मिला और दिनेश के पिता सीधे अस्पताल ही पहुंच गए। दिनेश की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दिनेश ने उसको अपने से अलग कर दिया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय दिनेश की पत्नी आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका सिर फट चुका है और काफ़ी खून बह गया है। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उर्मिला और दिनेश के पिता आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। दिनेश की बेटी ने अपने दादा की तरफ देखा तो वो निस्तल मौन हो गई। वो लगातार अपने दादा को ही देख रही थी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात उनसे कह नहीं पाई। वो उन्हीं के बगल में खड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। दिनेश की पत्नी की हालत गंभीर थी। गहरी चोट के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। दिनेश के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। दिनेश भी काफ़ी उदास था। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। दिनेश के पिता उर्मिला की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए जो अपने बच्चों को ढंढास बंधा रहा था। दिनेश के पिता ने दिनेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। दिनेश खड़ा हो गया और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि इन बच्चों के सिर पर उनकी माँ का साया बना रहे। पापा मैं जानता हूँ ये बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वो संस्कार इनको नहीं दे पाया। दिनेश के पिता अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो अभी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगी। दिनेश की बेटी को पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आ गई कि वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। दिनेश के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर, चल सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उर्मिला सहित सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दिनेश चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था।
दिनेश सहित पूरा परिवार यही कामना कर रहा था कि किसी तरह से दिनेश की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रो कर परेशान थे। दिनेश की बेटी अपने दादू से बोल रही थी, दादू प्रे फॉर माई मॉम। दिनेश की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल गई थी। आज न जाने कितनी बार वो अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। उर्मिला बोली, अब माफ़ भी करो भाई इनको, ये तो मासूम है और आपके पोता पोती भी है। दिनेश के पिता ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने दिनेश से कहा, 2 यूनिट खून चढ़ेगा इनको। उर्मिला बोली, हाँ आइए, मैं दूंगी ब्लड। दिनेश के पिता बोले, मुझे भी देना है। 1 यूनिट उर्मिला ने और दिनेश के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर निकला और दिनेश से कहा, सी इज़ ओके नाउ। दिनेश और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें झलक आई। दिनेश के पिता ने उर्मिला से कहा, तुम इन दोनों को लेकर घर जाओ, मैं और दिनेश यहीं हैं। दिनेश की बेटी ने अपने दादू से कहा, दादू हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। दिनेश के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं। दिनेश की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया उसके लिए मैनी थैंक्स। और उर्मिला आंटी आप भी मेरे को माफ़ कर दो। उर्मिला ने मन ही मन सोचा, ये कैसा जादू है। जो लड़की कल रात तक इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, आज वो ही अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई। वो ऊपर वाले से धन्यवाद कर रही थी। दिनेश के पिता उर्मिला के साथ बच्चों को घर ले गए। उर्मिला ने सबके लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से दिनेश का फ़ोन आया कि उसकी पत्नी को होश आ गया है, थोड़ी कमज़ोर है पर अब वो कल तक घर जा सकती है। दिनेश के पिता दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आ गए। उर्मिला भी साथ में थी। पूरा परिवार इस समय दिनेश की पत्नी को घेर कर खड़े थे। दिनेश की पत्नी को जैसे ही होश आया वो अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। दिनेश की बेटी ने अपनी माँ के कान में कुछ ऐसा बताया कि दिनेश की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को धन्यवाद बोला। उसके बाद उसने जो बोला उसको सुनकर पूरा परिवार निस्तल मौन हो गया। दिनेश की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे पता चल गया पिता का महत्व क्या होता है। आप अगर इंडिया जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलेगा। आप मेरा फैमिली हो, हम आपके साथ इंडिया चलेगा हमेशा के लिए। दिनेश ने कहा, पापा जी इन सबको माफ़ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। पूरा परिवार खुश था। 2 दिन के बाद दिनेश की पत्नी घर आ गई। उर्मिला भी दिनेश के घर ही रहने लगी और दिनेश के माता पिता भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।